ब्लॉकेज था, जिस वजह से उनकी हार्ट सर्जरी हुई। बता दें कि सुनील ग्रोवर महज 44 साल के ही हैं। ठीक इसी तरह कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार समेत ऐसे कई लोगों की खबरें आई जिनकी बहुत कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इधर बीच युवाओं में दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इसी को लेकर हमने बात की डॉक्टर वनीता अरोरा से। उनसे जानते हैं कि युवा में ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। नमस्कार। आजकल कितनी खबरें आ रही हैं यंग लोगों को हार्ट अटैक होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने हार्ट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तवज्जो कैसे नहीं दे रहे हैं? हमने जो अपना खान पान, जो रहने का सलीका किया हुआ है, वो अच्छा नहीं है। हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, हम खाने में कुछ भी चीजें खाते हैं, बाहर बहुत खाना खाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है। प्लस अगर हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं तो हम कुछ पदार्थ ऐसे लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, जिससे हमारी खून की नाड़ियों की धमनियों को प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। इसलिए मेरी आपसे ये सलाह रहेगी दैट अपने जांच करवाइए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन, डायबिटीज की हिस्ट्री है, आप स्मोक भी करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आप जिमिंग जाके क्विकली बॉडी बनाना चाहते हैं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर जांच करके हमें ये पता लगेगा कि हम कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये हो गई है तो इसको कैसे ना बढ़ने दे। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है या तकलीफ हो रही है, जिसको एंजाइना बोलते हैं, तो उसका वो डैमेज ना कर सके हमारी हार्ट मसल को, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या दवाइयां ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मी टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालें रोज के। उसमें आपको जो दिल करता है वो करें। दैट मीन्स यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सिर्फ एक वॉक करना अच्छा लगता है, वो 40 मिनट में अपना फोन बंद करके सिर्फ अपने लिए टाइम स्पेंड करें। यही आपको बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट से बचा सकता है। तो आप भी इन बातों का ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखें, अपने लिए टाइम निकालें, खुद के साथ अपने दिल का भी ख्याल रखें। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. बीते दिनों गुत्थी बनकर सभी को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर को हार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुई थी। उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, जिस वजह से उनकी हार्ट सर्जरी हुई। बता दें कि सुनील ग्रोवर महज 44 साल के ही हैं। ठीक इसी तरह कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार समेत ऐसे कई लोगों की खबरें आई जिनकी बहुत कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इधर बीच युवाओं में दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इसी को लेकर हमने बात की डॉक्टर वनीता अरोरा से। उनसे जानते हैं कि युवा में ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। नमस्कार। आजकल कितनी खबरें आ रही हैं यंग लोगों को हार्ट अटैक होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने हार्ट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तवज्जो कैसे नहीं दे रहे हैं?
हमने जो अपना खान पान, जो रहने का सलीका किया हुआ है, वो अच्छा नहीं है। हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, हम खाने में कुछ भी चीजें खाते हैं, बाहर बहुत खाना खाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है। प्लस अगर हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं तो हम कुछ पदार्थ ऐसे लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, जिससे हमारी खून की नाड़ियों की धमनियों को ये हालात कनाडा के हैं। देश की राजधानी ओटावा को पिछले 10 दिनों से ट्रक ड्राइवरों ने घेर रखा है। शहर में हर तरफ सड़कों पर ट्रकों की लंबी लाइन दिख रही है। कहीं कहीं प्रदर्शनकारियों ने टेंट भी लगा दिए हैं। प्रदर्शनकारी विरोध में लगातार हॉर्न बजा रहे हैं। एक हफ्ते से लोगों को जाम झेलना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन, जिसे फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया है, नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि ओटावा में सोमवार को आपातकाल भी घोषित करना पड़ा था। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन की वजह से शहर के लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि कोर्ट ने ओटावा में हॉर्न के इस्तेमाल पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार वैक्सीन की अनिवार्यता को खत्म नहीं करती है, तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। यही नहीं, कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का भी ये विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन की और रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए रूस को दुनिया के तमाम देश चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी रूस को चेतावनी दी है। वॉशिंगटन पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद रूस को खुली चेतावनी दी है। स्कोल्स ने कहा है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश करती है तो रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन मामले पर उनका देश पूरी तरह अमेरिका के साथ है और साथ मिलकर ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ही रूस को चेतावनी देते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब जर्मनी भी उन्हीं की राह पर चलते हुए रूस के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। हालांकि अगले हफ्ते चांसलर स्कोल्स यूक्रेन और रूस का दौरा करेंगे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। यूक्रेन के इर्द गिर्द रूसी सेना की भारी तैनाती दुनिया के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। जहां एक तरफ रूस बेलारूस में अपनी सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो गठबंधन के तमाम देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। हालात भले ही जंग की शुरुआत होने का अंदेशा दे रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक संवाद अब भी जारी है। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मॉस्को में मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रोन के साथ अपनी इस मुलाकात को सफल बताया है और कहा कि वो यूक्रेन मामले पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात की गारंटी मांगी है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य न बनने दिया जाए। राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद अब इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आने वाले समय में रूस, जर्मनी और फ्रांस के साथ एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद जाहिर की है। फ्रांस के इस वर्कशॉप में साल के सबसे बड़े समारोह की तैयारी हो रही है और जब समारोह इतना बड़ा है तो उसकी तैयारी भी शानदार होगी। ये तैयारी है फ्रांस में हर साल होने वाले नीस कार्निवल की, जिसका फ्रांस ही नहीं दुनिया भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल कार्निवल की थीम किंग ऑफ द एनिमल्स रखी गई है, तो सारी तैयारियां भी थीम को ध्यान में रखते हुए हो रही हैं। गोरिल्ला से लेकर यूनिकॉर्न तक कलाकार अलग अलग जानवरों के बड़े बड़े फ्लोट्स तैयार कर रहे हैं। इस साल फ्रांस में अप्रैल में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के फ्लोट्स भी तैयार किए गए हैं। फ्रांस का नीस कार्निवल दुनिया के कुछ सबसे बड़े कार्निवल्स में से एक है। हर साल इस कार्निवल में दुनिया भर से 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस साल 11 फरवरी से शुरू हो रहे इस कार्निवल में करीब 12,000 लोग ही शामिल हो पाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। रात के अंधेरे में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने चेकिंग पोस्ट पर खड़े कुछ पुलिस वालों को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस वालों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार दुकान में जा घुसी, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया।
इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। चेकिंग पोस्ट पर 2 पुलिसकर्मी अलाव सेक रहे थे। कुर्सी पर बैठे एक पुलिसकर्मी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और दूसरे पुलिसकर्मी ने अपने आप को बचाने के लिए पास की गली में छलांग लगा दी। कार की चपेट में आए दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब आगे देखिए डीएनए सुधीर चौधरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको कर्नाटक के उन स्कूलों में लेकर जाएंगे जहां शिक्षा की बजाय अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब आग की तरह फैल रहे हैं और यहां स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू छात्र इसके विरोध में भगवा रंग के गमछे पहनकर स्कूलों में आ रहे हैं और ये मामला देश की संसद से लेकर कर्नाटक की हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आज हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि क्या वाकई कुरान में हिजाब और बुर्के को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। इस समय हमारी रिपोर्टिंग टीम इन्हीं स्कूलों में मौजूद है और आज हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि अगर भारत की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गईं तो देश के टुकड़े टुकड़े होने बिल्कुल तय है। इसके बाद हम आपको उन मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार के दबाव में आकर कश्मीर में जिहाद को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर दिए। इनमें साउथ कोरिया की 2 बड़ी कंपनियां हैं और वो हैं Hyundai और किया मोटर्स। इसके अलावा पिज्जा हट और KFC जैसी कंपनियों ने भी ऐसे ही ट्वीट्स किए हैं जहां पर वो कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और आज भारत के विदेश मंत्री ने साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से इसके बारे में बात की है, क्योंकि 2 बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की ही हैं। इन कंपनियों के लिए भारत इतना बड़ा बाजार है कि अगर हमारे देश ने इनके प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए तो इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। और आखिर में हम आपको यूक्रेन से हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां इस समय युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और हवाई हमलों से बचने के लिए अब यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर्स को अपडेट किया जा रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बॉम्ब शेल्टर्स में लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज राज्यसभा में जवाब दिया। लोकसभा की तरह पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की महंगाई, जातिवाद, सिख दंगों, परिवारवाद और विकास का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश कई समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता। उन्होंने 1984 के सिख दंगों और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। प्रधानमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से उन्हें अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। बाद में कांग्रेस सांसदों ने विरोध जताते हुए राज्यसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण कांग्रेस ने क्या नहीं किया और नेहरू को लेकर था, लेकिन उन्होंने जनता से किए अपने वादों का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश पंडित नेहरू के योगदान को जानता है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, इसलिए पीएम मोदी कांग्रेस से डरते हैं।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश आजाद न होता। हिंदुस्तान की आजादी के लिए इस पार्टी के कितने हजारों शहादत और जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारे, ये तो इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के भाषण में सिख दंगों और पंजाब के जिक्र की वजह विधानसभा चुनाव को बताया। 2002 के दंगे होते, हाँ तो कांग्रेस नहीं थी, तो 2002 में गुजरात में क्यों दंगे? प्रधानमंत्री काहे को ये सब बातें विवादित बातें कर, क्यों उन्होंने 84 की बात की? क्योंकि आज पंजाब में चुनाव आ रहा है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब का मसला गरमाया हुआ है। विवाद के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगले 3 दिन के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, तब तक सभी शांति बनाए रखें। कंसर्न पीपल शुड कीप पीस एंड लेट द चिल्ड्रन डू देयर एजुकेशन एंड स्टडीज। एग्जाम्स आर आल्सो कमिंग। आई अपील फॉर ऑल द पीपल टू कीप पीस। इससे पहले आज कर्नाटक हाईकोर्ट में मसले पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, लेकिन आज की सुनवाई में कोर्ट ने कई अहम बातें कही। भावना में आकर फैसला नहीं होगा, कानून संविधान के अनुरूप फैसला करेंगे। संविधान भगवत गीता के समान है, फैसला सभी स्कूल कॉलेज पर लागू होगा। छात्र छात्राएं शांति बनाए रखें। इससे पहले आज कर्नाटक के स्कूलों में दोनों तरफ के छात्रों की तरफ से जमकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने हिजाब और भगवा गमछा पहनकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कर्नाटक में हिजाब विवाद की गूंज संसद तक पहुंच गई। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार से हिजाब विवाद पर बयान देने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक सरकार पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है। कर्नाटक में सर देखिए, जबरदस्ती हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं। सर, हिजाब मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर हमला किया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए हिजाब पहनने को सही करार दिया। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनने नहीं देंगे। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने यूपी चुनाव 2022 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 14 दिनों में गन्ने का भुगतान, होली दिवाली पर मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दुगनी, हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार, कॉलेज के मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन का वादा किया है। 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। छोटा नेता है छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने किसानों के साथ युवाओं के लिए भी ढेरों वायदे किए हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य वादों में किसानों के लिए MSP तय करने की बात की गई है। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों में होगा। किसानों को 4 साल में कर्ज मुक्त किया जाएगा। किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देने का ऐलान। BPL परिवारों को प्रतिवर्ष 2 सिलेंडर मुफ्त। लड़कियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा। 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा। सभी परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली। पुरानी पेंशन योजना बहाली। 10 रुपए में समाजवादी थाली। और सभी गांवों कस्बों में 1 साल में CCTV कैमरे से लैस करने का वादा किया गया है। जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि इन वादों को पूरा करने के लिए खर्च का हिसाब भी पहले ही निकाल लिया गया है। आप अपने बच्चों को स्कूलों में क्यों भेजते हैं?
जाहिर है पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन अगर स्कूलों में शिक्षा के अलावा कुछ और होने लगे तो क्या होगा? इसलिए आज हम आपको सबसे पहले कर्नाटक के उन स्कूलों में लेकर जाएंगे जहां शिक्षा की बजाय अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब आग की तरह फैल रहे हैं और यहां स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे छात्र इसके विरोध में भगवा रंग के गमछे पहनकर आ रहे हैं, पगड़ी पहनकर आ रहे हैं और इन छात्राओं का विरोध कर रहे हैं। और इसे आप ये वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, जो मांड्या जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज का वीडियो है, आज ही का वीडियो है। आरोप है कि इस कॉलेज में 12 से ज्यादा लड़कियां हिजाब और बुर्के में पहुंची, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले करीब 100 हिंदू छात्रों ने भगवा रंग का गमछा पहनकर इनका विरोध किया और इस दौरान इन छात्रों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। इन नारों के विरोध में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की ने भी वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहां का जो माहौल है बहुत तनावपूर्ण हो गया। और ये सब एक स्कूल में हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो आने वाले भविष्य में आप जो खतरा आप इस वीडियो को देखने के बाद उस खतरे का अंदाजा आप लगा पाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा वो कहानी हम आपको अभी से बता देते हैं। अब होगा ये, इस लड़की ने कहा है कि ये सारे जो बाकी के जो छात्र हैं ये मेरा बुर्का उतारना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि मैं बुर्का पहनूं। ये लड़की ये आरोप लगा रही है। इसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, जो कि हो भी गई हैं। पाकिस्तान जैसे जो देश हैं और हमारे ही देश में जो पाकिस्तान के जो कट्टर समर्थक हैं, अब वो ये आरोप लगाना शुरू करेंगे कि इतने सारे छात्र मिलकर एक मुस्लिम लड़की को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद पश्चिमी मीडिया यहाँ पर आएगा और फिर भारत की छवि को खराब किया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत में मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम छात्राएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वहां पर यह बात नहीं बताई जाएगी कि कुछ छात्र इस बात पर आमादा हैं कि वो तो बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर ही स्कूल आएंगे और अगर स्कूल ने इजाजत नहीं दी तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। ये छात्र जानबूझकर चाहते हैं कि ये मामला इतना बढ़ जाए कि बहुत बड़ा राजनीतिक मामला बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाए और उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस और पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो भारत के खिलाफ लिखना शुरू कर दें कि भारत में तो राजनीतिक और धार्मिक जो है आज़ादी वो खतरे में पड़ गई है। इस समय कर्नाटक के 6 से ज्यादा जिलों के 17 स्कूलों और इंटर कॉलेज में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोचिए, पूरे कर्नाटक में ये फैल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कर्नाटक के बाहर पूरे देश में फैल जाए। और आज
शिवामोगा के भी एक सरकारी कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब और बुर्का पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और इन तमाम छात्राओं का कहना है कि जब तक उन्हें स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी अब ये एक नए तरह का आंदोलन बन गया है। आज हमारे मुल्क में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है। आज जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ एक भी बेटी महफूज नहीं है। हर बेटी की जिंदगी खतरे में है। उन्नाव से लेके अगर आप उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे, रातों रात जला देते हैं। तो ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये बस हिजाब का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, यहाँ अपने ही निगहबानों से डर लगता है। When we had joined the college first, in that college rules books they are mentioned we can wear a hijab and there is no restrictions about hijab. Then again, suddenly, why they are telling about we should not wear a hijab? We should not come to college by wearing hijab. Why? अब सोचिए, दुनिया भर की महिलाएं हिजाब से मुक्ति पाना चाहती हैं, वो बुर्के से मुक्ति पाना चाहती हैं, आजाद होना चाहती हैं। अफगानिस्तान जैसे देश में भी वहां की छात्राएं और वहां की महिलाएं हिजाब से और बुर्के से आजादी चाहती हैं। और हमारे देश में लड़कियां बुर्के में स्कूल जाना चाहती हैं, हिजाब में स्कूल जाना चाहती हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दिल्ली के जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और वहीं पर कश्मीर के समर्थन में भी नारे लगे थे। और तब भी हमने आपको यह बताया था कि अब एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जहां पर भारत के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ब्रेन वॉश किया जाएगा। और अब ये जो जहर है ये स्कूलों और कॉलेजों में घोला जाएगा। और ये काम आज नहीं बल्कि 4-5 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। उसके नतीजे आज आपको देखने को मिल रहे हैं। जिन स्कूलों में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की बात होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई अच्छी हो ये बात होनी चाहिए, कैसे छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, कैसे उनका करियर बने, इस पर बात होनी चाहिए, वहां आज बुर्के की बात हो रही है। वहां पर आज अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज वही स्कूल धर्म की प्रयोगशाला बन गए हैं। और हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि 16 से 17 साल की उम्र की ये लड़कियां और ये छात्र पढ़ाई को छोड़कर धर्म की लड़ाई में उतर चुके हैं, जहां की इनका कोई मतलब नहीं है। अभी तो इनका लिखाई पढ़ाई करने का समय है। सबसे ज्यादा तनाव कर्नाटक के उडुपी में है, जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह पूरा मामला अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। हालात को देखते हुए उडुपी के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश देने का फैसला किया गया है। अब आप सोचिए, ये जो स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन है ये आखिर क्या करते। मजबूरी में इन्हें इन छात्राओं को इजाजत देनी पड़ी ताकि सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यानी ये लड़कियां अब हिजाब पहनकर स्कूलों में तो जा सकती हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस दौरान क्लासेस अटेंड करने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल के जो प्रबंधन है उन्होंने कहा है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में आ जाइए, उसके बाद आप एक अलग कमरे में जाइए, वहां पर आप हिजाब उतार दीजिए और स्कूल की यूनिफॉर्म में उसके बाद क्लासेस अटेंड कीजिए। लेकिन ये भी इन्हें मंजूर नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के लिए भी ये मामला अब बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की एंट्री हो चुकी है और उनके द्वारा स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोलने का काम इस समय चल रहा है। पुलिस ने उडुपी में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुस्लिम छात्राओं के बीच हथियारों के साथ मौजूद थे और वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के सभी ठेकेदारों ने स्कूलों के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अब इसमें नेता भी कूद चुके हैं, क्योंकि नेताओं को इसमें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली के जो नेता हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, अब वो भी इसमें कूद गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस मांग में क्या तकलीफ है, ये मांग सही है और इन लड़कियों को इजाजत मिलनी चाहिए। और अब इन सब की तरफ से वहां पर जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। कुछ क्या मांगे हैं बताते हैं। पहली मांग तो ये है, कर्नाटक सरकार ने इस मामले में 5 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया था उसे वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है, स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की इजाजत मिले। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के अपने सर्कुलर में 3 बातें कही थी जिसे ये लोग वापस लेना चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। पहली बात जो सर्कुलर में थी, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में
छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी, एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब आप सोचिए इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को। दूसरी बात थी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी मैनेजमेंट की तरफ से तय की गई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास अटेंड करेंगे। और तीसरी बात, जिन स्कूलों में अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, वहां भी हिजाब और बुर्के में किसी छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सरकार का सर्कुलर है। और आप में से हमें यकीन है ज्यादातर लोग जब आप स्कूलों में पढ़ते होंगे, हम भी स्कूलों में पढ़कर आए हैं, हमने अपने जमाने में ऐसा कभी कुछ होते हुए देखा नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कर्नाटक सरकार ने 1983 में एक कानून बनाया था, जिसके सेक्शन 133 के भाग 2 में यह लिखा है कि स्कूलों में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जिससे छात्रों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। इसलिए आज यहां यह भी सवाल है कि हमारे देश के स्कूल कानून के हिसाब से चलेंगे या धर्म के हिसाब से चलेंगे। इसी बीच आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी हाई स्कूल्स और कॉलेजेस को अगले 3 दिन तक बंद करने का ऐलान किया है और इस मामले में छात्रों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। अब आप सोचिए, यह वो देश है जहां कोविड की वजह से पहले से ही पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं कोविड की वजह से। अब बड़ी मुश्किल से स्कूल कॉलेज खुले, अब यह नया मुद्दा आ गया। और हम आपको बता सकते हैं कि कोविड तो एक ना एक दिन चला जाएगा, कोविड की तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन यह जो मुद्दा आज आया है यह कोविड से भी कहीं खतरनाक है। इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और यह बीमारी कोविड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब आप सोचिए, एक हिजाब की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ गए हैं कर्नाटक में। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace. आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई है, क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट तक चला गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वो इस मामले में फैसला किसी भावना में आकर नहीं देगा, बल्कि उसका फैसला कानून और संविधान के अनुरूप होगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने संविधान को भगवत गीता के समान बताया है। इस मामले में कुल 4 याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि उसका फैसला सभी स्कूलों और कॉलेजों पर बराबरी से लागू होगा। और हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की सुनवाई को 9 फरवरी तक टाल दिया है। फिर से हम आपको यह बताना चाहते हैं, ये कौन से छात्र हैं जिनके लिए पढ़ाई से भी ज्यादा, इम्तिहान से भी ज्यादा जरूरी है हिजाब पहनना? ये कैसे छात्र हो सकते हैं? सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। इन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, इन्हें हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करनी है। हाईकोर्ट के अलावा आज देश की संसद में भी यह मामला पहुंच गया और इस पर काफी हंगामा हुआ है। और प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की और कर्नाटक सरकार पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता भी अब छात्रों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपने हक को, वो मुसलमान छात्रों को ये कह रहे हैं कि आपको अपने हक को छीनने के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। अगर आप अपना हक भीख में मांगोगे तो नहीं मिलेगा, आपको अपना हक छीनना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ओवैसी जैसे जो लोग क्या कह रहे हैं, ये भी आज आपको देखना चाहिए। हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए, स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची
बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अब आप सोचिए, ओवैसी जो कह रहे हैं उससे प्रेरणा लेकर अगर देश के बाकी हिस्सों में भी मुस्लिम छात्राओं ने यही काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? सारे स्कूल बंद करने पड़ जाएंगे, कॉलेज बंद करने पड़ जाएंगे और किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि यही सब चलता रहेगा। और हमारे जो छात्र हैं जिन्हें इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, वो धर्म युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इस समय हमारी रिपोर्टिंग टीम कर्नाटक के इन स्कूलों में मौजूद है और आज हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि अगर भारत की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गईं तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। स्कूल में हिजाब पहनने के लिए जो संघर्ष 1 जनवरी को उडुपी से शुरू हुआ था, वो अब आग की तरह कई जिलों में फैल चुका है। उडुपी के जिस इंटर कॉलेज से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, वहां अब भी हालात काफी तनावपूर्ण हैं। और यहाँ 6 मुस्लिम लड़कियां अब भी हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की जिद पर अड़ी हुई हैं। कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह से गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की 6 लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर के धरने पर बैठी है, उसके बाद से धीरे धीरे ये मामला उडुपी से बाहर जो दूसरी जगह है वहां पर भी फैलता जा रहा है। उडुपी के ही कुंदुपुरा इलाके के अंदर ये गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, यहाँ पर भी लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर के धरने पर बैठी थी। उनको हालांकि यहाँ से हटा दिया गया है और अब वो अंदर क्लास के अंदर बैठी हैं, जहाँ पर उन्हें अलग कमरे में रखा गया है, कोई क्लास नहीं लग रही है। लेकिन ये मामला शुरुआत कैसे हुआ? जब उडुपी में इन 6 लड़कियों ने मांग की, तब तक किसी तरह से सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो लड़कियां थी वो पहले हिजाब पहन करके आ रही थी, लेकिन जब कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा गया कि किसी तरह के धार्मिक परिधान को पहन करके स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, उसके बाद से इन लड़कियों को रोक दिया गया। पता नहीं ये रूल्स कब से आ गया हमारे कर्नाटक में, स्पेशली बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रॉमिस कर रहा है पहले से भी कि हम लोग फ्री है हमारे रिलीजन और हमारा कल्चर फॉलो करने के लिए, तो ये ऐसा अब क्यों नया रूल्स बना रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ बच्चियां हैं आप ही के धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो जो है क्लास के अंदर जा रही है, तो आप ही 6, क्योंकि इस समय 5 है, लेकिन आप ही 6 लड़कियां क्यों इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेट सब देखकर, और प्रिंसिपल हम लोगों को डांट रहा है और बाहर डाल रहा है, सब देखकर और डर कर नहीं आ रहे सर। वो क्लास के अंदर बैठ रहे। फर्स्ट वो लोग हम लोगों के साथ आए थे, फिर जब प्रिंसिपल ने हम सब लोगों को बाहर डाला क्लास से, तभी वो लोग ने शॉल काटकर क्लास के अंदर जाकर बैठा सर। उडुपी का ये कॉलेज बहुत पुराना है और मुस्लिम लड़कियां पहले भी यहाँ पढ़ाई करती थी, लेकिन हिजाब पहनने की जिद कभी किसी ने नहीं की। लेकिन उडुपी के विधायक और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रघुपति भट्ट लड़कियों के आंदोलन को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। कैसे हो गया? अब इसका देखिए, डायरेक्ट इंटरनेशनल मीडिया में गया, वो पाकिस्तान का टीवी में आ गया, इस्लामिक टीवी में आ गया, पूरा बड़ा नेशनल टीवी में पढ़ाने आ गया। आई वॉज शॉक्ड एंड आई कॉल्ड प्रिंसिपल, आई डिडंट नो दिस।
सो ही टोल्ड सर, पहले हमको ये मालूम नहीं था कि हिजाब है क्या नहीं, यूनिफॉर्म है हमको मालूम है, हम तो पहले से नहीं है बोल के, बाद में मैं सोचा इसको बढ़ाने का नहीं बोल के, नेक्स्ट डे आई वेंट टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जाके ये पूरा हमारा पूरा स्टूडेंट्स आने से एडमिशन का टाइम में ये लिख के देते हैं। हमारा एक कंडीशन नंबर फोन में हर वीक में 6 दिन यूनिफॉर्म पहने का बोल के लिख के दे। इनमें पेरेंट भी साइन किया, स्टूडेंट भी साइन किया। इनको एडमिशन होने का टाइम में मालूम था इधर यूनिफॉर्म कंपलसरी है, जो भी आपका सेकेंड पीयूसी का नहीं है बोल के, इसमें पीयूसी का ऑर्डर है तो भी हमारा कॉलेज में ये सिस्टम है बोल के ये लड़की को भी मालूम था। 1.5 ईयर आया, ये बीच में बाहर वालों का थोड़ा ये क्या प्रभाव से, इनका पॉलिटिकल प्रभाव से ये लड़कियां आई हो गई। स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद के पीछे माहौल खराब करने की साजिश भी सामने आई है। 2 persons has been arrested. Other 3 persons absconding. We are trying to trace that persons. What was the reason, sir? Were they bringing some? They had one knife, and they are not belongs to localites. Okay, they are from outside. They are from outside means Gangoli. इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट है, लेकिन हिजाब पहनने के आंदोलन के समर्थन और विरोध में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और छात्राएं हिजाब के समर्थन में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो इसके जवाब में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं। हमारी टीम ने जब उडुपी के अलग अलग कॉलेजों में जाकर इस पूरे विषय की पड़ताल की तो हमें कई ऐसी बातें पता चली जो चौंकाने वाली थी। हमें ये भी पता चला कि जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें स्थानीय मुस्लिम नेताओं और संगठनों द्वारा सहयोग मिल रहा है। ये जो बच्चियां हैं, ये इनका कहना है कि ये अपने जो इनके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट जो इनको मिला हुआ है, इनके धर्म के हिसाब से मिला हुआ है, उसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक लड़ाई करेंगी। हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ये आगे की जो लड़ाई है उसके बारे में फैसला लेंगी कि आगे क्या करना है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, उडुपी। अब आप सोचिए, इन छात्राओं ने जब इन स्कूलों में एडमिशन लिया था पिछले साल, उन्हें तब से पता था कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा और ये यूनिफॉर्म पहनकर आ भी रही थी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये मांग करने लगती हैं कि अब हम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहते हैं और अब हम हिजाब पहनकर ही क्लासेस भी अटेंड करेंगे। अचानक से ये बात कहीं से आती है। इससे पहले इन्हें कोई समस्या नहीं थी और जब इन्हें स्कूल में एडमिशन दिया गया तब से इन्हें ये बात पता थी कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही जाते हैं। इस देश में जितने भी छात्र पढ़ते हैं स्कूलों में, सबको पता है कि किसी भी स्कूल में आप जाएं, चाहे सरकारी स्कूल में जाएं या प्राइवेट स्कूल में जाएं, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना होता है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था पिछले साल, तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका भी स्वागत किया था। अब हमारे ही देश के इन स्कूलों और कॉलेजों को असल में तालिबान के जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज ये लोग कहते हैं कि हम हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करेंगे। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये मांग भी आने लगे कि अब इन स्कूलों और कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के अलग अलग क्लासरूम होने चाहिए, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई ही नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ दिनों के बाद, जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है, लड़कियों के बाहर निकलने पर ही पाबंदी लग जाए इस्लाम के नाम पर। आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि क्या वाकई कुरान में हिजाब और बुर्के को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। हमने भी आज इस पर कुछ रिसर्च की तो कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। इनकी जगह खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकना।
एक और बात, इस्लाम धर्म में हिजाब को धर्म की पहचान से नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि ये मुस्लिम छात्राएं दावा कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। बल्कि इस्लाम में इसे मॉडेस्टी यानी लाज और शीलता का विषय माना गया है। यानी इस्लाम धर्म में कपड़े पहनते समय लाज और शीलता रखने पर जोर दिया गया है। ये बरकरार रखते हुए आप कुछ भी पहन सकते हैं। और जो बात शायद आपको पता नहीं होगी वो ये कि इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है, उनमें हिजाब और बुर्के का जिक्र नहीं है। इनमें पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर उसके लिए नहीं है। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में एक बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। और इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है, यानी हिजाब और बुर्के का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे हम तो अलग अलग मुस्लिम देशों में अलग अलग समय पर महिलाओं का पहनावा बदलता रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 और 60 के दशक में अनेक मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्के को रूढ़िवादी सोच तक सीमित माना जाता था, इसे रूढ़िवादी माना जाता था, जिससे इन देशों में हिजाब काफी अलोकप्रिय हो गया था। लड़कियां नहीं पहनती थी। यहां तक कि अफगानिस्तान में भी कुछ दशक पहले हिजाब और बुर्का नहीं पहना जाता था। पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद कई मुस्लिम देशों में रूढ़िवादी इस्लाम के सिद्धांत का विस्तार हुआ और कुरान और शरीयत के नाम पर हिजाब और बुर्के को मुस्लिम महिलाओं पर थोप दिया गया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसे आप जॉर्डन के राज परिवार की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस राज परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। देखिए, ये जॉर्डन के किंग हैं, लेकिन यह परिवार हिजाब और बुर्के की परंपरा और पहनावे का पालन नहीं करता। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं वो तो हिजाब से दूरी बनाकर रख रहे हैं और भारत के स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग की जा रही है। तो जॉर्डन का राज परिवार आप देख लीजिए, वो कैसे, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। और हमारे देश के मुसलमानों को देख लीजिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आजकल के दौर में हिजाब मुस्लिम देशों के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह बन गया है, जिसका इस्तेमाल करके वो पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में संविधान की गलत व्याख्या करके इसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। वरना सोचिए, स्कूलों में हिजाब पहनने की क्या आवश्यकता है। आज भी किसी भी छात्र के लिए, किसी भी मिडिल क्लास या किसी भी क्लास के परिवार के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिले, स्कूल की सुविधा मिले, क्लास रूम में अच्छी शिक्षा हासिल हो, अच्छी सुविधाएं मिले। सवाल यह भी है कि इन लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाई के बाद नौकरी उनकी शिक्षा के लिए मिलेगी या हिजाब के नाम पर मिलेगी। और एक और सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं आज, अगर इन सारी लड़कियों ने कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब इन्हें नौकरियां मिलेंगी, उन दफ्तरों में भी अगर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो हिजाब पहनकर ही आएंगे, आप हमें किसी भी नौकरी पर रखिए, हम हिजाब पहनकर आएंगे, तब क्या होगा? आज जब स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा धर्म को प्राथमिकता दी जा रही है, तब हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं और इन्हें ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं और उनका धर्म पारसी था। इसी तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जैन धर्म से थे, वो जैन थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वो एक मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया और इन तीनों ने भारत के लिए जबरदस्त काम किया। आप इनके काम के लिए इन्हें जानेंगे, इनकी देशभक्ति के लिए इन्हें जानेंगे या इनके धर्म के लिए इन्हें जानेंगे? इन तीनों ने भारत के लिए अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक साथ काम किया और देश को शक्तिशाली बनाया। लेकिन सोचिए, अगर ये तीनों अपने स्कूलों में या कॉलेजों में अपने धर्म को बीच में ले आते, अपने दफ्तर में जहां काम करते थे जिन संगठनों में, वहां अपने धर्म को बीच में ले आते, तो क्या हमारा देश आज इस मुकाम पर होता? इसलिए आज आपको यह तय करना है कि आप अपने बच्चों को इनकी तरह बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें धर्म के नाम पर कट्टरवाद की आग में धकेलना चाहते हैं। इसे आप चाहें तो एक और उदाहरण से समझिए। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की सेना का नेतृत्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के पास था और वो पारसी थे और उन्होंने ही
इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश को आजाद कराने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल JRF जेकब को सौंपी थी और JRF जेकब यहूदी धर्म से आते थे और JRF जेकब ने ही युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था और सरेंडर के इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, जो सिख धर्म से थे। सोचिए अगर इन लोगों ने भी अपना धर्म देखा होता तो क्या भारत इस युद्ध को जीत सकता था? स्कूल की तरह सेना में भी यूनिफॉर्म होती है और इस यूनिफॉर्म को सेना की एकजुटता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सेना की वर्दी पहन लेता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन नहीं रहता, बल्कि उनकी वर्दी का एक ही रंग होता है और वो होता है जैतूनी हरा। लेकिन हमारे देश के स्कूलों पर शिक्षा की बजाय सांप्रदायिकता का रंग अब हावी होता जा रहा है और देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी अगली जनरेशन है और अगर हमारी अगली पीढ़ी का भी इस तरह से उसके दिमाग में जहर भर दिया जाएगा एक खास षड्यंत्र के तहत, तो आप सोचिए हमारी अगली पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर देश के संविधान से लेकर अदालतों के फैसले तक कोई ज्यादा स्पष्टता है ही नहीं। हमें धर्मनिरपेक्ष दिखने का बड़ा शौक रहा है। वर्ष 2018 में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले में केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत भावना और विश्वास को पूरे समाज की धारणा और विश्वास से ऊपर नहीं माना जा सकता। अदालत ने तब यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन स्कूलों और कॉलेजों पर लागू नहीं हो सकता जिन्हें संविधान ने नियम बनाने के अधिकार दिए हैं। मैं इस फैसले की कॉपी भी आज अपने साथ लाया हूं और इसमें से एक लाइन आपको मैं पढ़कर बता सकता हूं। ये कहते हैं कि वन हैज द लिबर्टी टू फॉलो हिज ओन नोशंस एंड कन्विक्शंस इन द मैटर ऑफ ड्रेस कोड। At the same time, when such a right is claimed against a private entity which is also having equal fundamental right to manage and administer an institution, the court has to balance the competing fundamental rights and decide the issue. 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था कि अगर कोई स्कूल प्रबंधन नियमों के अनुसार किसी छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर प्रवेश नहीं देता तो इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जबकि कर्नाटक की ये मुस्लिम छात्राएं कह रही हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 इन्हें हिजाब पहनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये गलत है। अब कल्पना कीजिए अगर आज स्कूलों में ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने की मांग कर रही हैं तो भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भविष्य में ये मुसलमान छात्राएं ये मांग करने लगें कि अब उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुस्लिम धर्म के ही, इस्लाम धर्म के ही होने चाहिए। अब ये हिंदू या किसी और धर्म के अध्यापकों से नहीं पढ़ेंगी। और जब ये मामला भी कोर्ट जाएगा तो वहां भी शायद ये कहा जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कोई मुस्लिम जज ही करे, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकता है। अब तक स्कूल, कॉलेज और देश की अदालतें ही इसी धार्मिक कट्टरवाद से किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं में भी समानता के सिद्धांत को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अब वो समय आ गया है जब धर्म के आधार पर ही टीचर्स का भी सिलेक्शन होने लगेगा और जब कोई मामला अदालत में भी जाएगा तो एक खास धर्म के लोग ये कहेंगे कि हमारे धर्म का ही जज हमारे मामले की सुनवाई करे, नहीं तो वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। अब हम आपको उन मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार के दबाव में आकर कश्मीर में जिहाद को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर दिए। इनमें साउथ कोरिया की दो बड़ी कंपनियां हैं, ह्यूंडई और किया। ये दोनों गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास इन कंपनियों की गाड़ियां भी हो। इसके अलावा पिज्जा हट और KFC जैसी कंपनियों ने भी, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट किए हैं पाकिस्तान से। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज भारत के विदेश मंत्री ने साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से इसके बारे में बात की। इन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भारत इतना बड़ा बाजार है कि अगर हमारे देश के लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए तो इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है, जिसकी शुरुआत उसने वर्ष 1990 से की थी। इसके जरिए पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाकर आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताता है और कश्मीर में मौजूद अलगाववादी ताकतों का समर्थन करता है और यह हर साल होता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर पर
भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जो भारत में भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं और जिनके प्रोडक्ट्स और सेवाएं भारत के करोड़ों लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी ह्यूंडे भी है, जिसके एक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से कश्मीर पर भारत विरोधी पोस्ट शेयर की गई और इसमें लिखा कि चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वो आजादी के लिए लड़ते रहें। सोचिए, ये ट्वीट कौन कर रहा है? ह्यूंडे पाकिस्तान ये ट्वीट कर रहा है, ये पोस्ट कर रहा है। इसे हैशटैग ह्यूंडे पाकिस्तान और हैशटैग कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के साथ ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें कश्मीर को कंटीली तारों में कैद करके दिखाया गया है। ह्यूंडे के अलावा साउथ कोरिया की एक और कंपनी किया, फिर एक और कंपनी पिज्जा हट और केएफसी के भी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से कश्मीर की आजादी के लिए ऐसे ही ट्वीट्स किए गए। और जब आप इन ट्वीट्स की भाषा पढ़ेंगे तो इनका पैटर्न जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन सभी ट्वीट्स का स्क्रिप्ट राइटर कोई एक ही व्यक्ति है, यानी सबको लिख कर दिया गया है कि उन्हें क्या ट्वीट करना है। और हो सकता है कि स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान की सरकार ही हो। तो ये आपके सामने हम कुछ ट्वीट्स आपको पढ़कर बता रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर थे। और केएफसी लिख रहा है, यू नेवर लेफ्ट आवर थॉट्स एंड वी होप दैट द कमिंग ईयर्स ब्रिंग पीस टू यू, और कश्मीर की फोटो लगाकर रखी है। पिज्जा हट पाकिस्तान लिख रहा है, वी स्टैंड विद यू कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। दिस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे लेट्स जॉइन हैंड्स एंड स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी सारी मल्टीनेशनल कंपनी कह रही हैं कि कश्मीर को आजादी चाहिए और ये कश्मीर की आजादी का समर्थन करते हैं। हालांकि इन ट्वीट्स के बाद भारत में इन कंपनियों के जो ऑपरेशंस हैं उनकी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और इस पर खेद जताया गया। हालांकि ह्यूंडे ने अभी इस पर माफी नहीं मांगी है। उसकी तरफ से भरोसा दिया गया है कि कंपनी कश्मीर पर भारत के पक्ष का सम्मान करती है और राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति की पक्षधर है। इस मामले में कल यानी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में साउथ कोरिया के राजदूत को भी तलब किया था, जिन्होंने इस पूरी घटना पर खेद जताया। और इसके बाद ह्यूंडे पाकिस्तान ने भी कश्मीर पर अपना ट्वीट वापस ले लिया है, हटा लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बात की है। और इन विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जबकि पाकिस्तान में इन कंपनियों को मुश्किल से कोई खरीदार मिलता है। उसका बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो इनके प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकें। उदाहरण के लिए भारत में हर साल ह्यूंडे की औसतन 5 लाख गाड़ियां बिकती हैं, जबकि पाकिस्तान में उसकी गाड़ियां मुश्किल से 8,000 से भी ज्यादा नहीं बिकती हैं। सोचिए, हमारे यहां 5 लाख गाड़ी ह्यूंडे की बिकती हैं, पाकिस्तान में 8,000। पिज्जा हट के भारत में कुल 391 आउटलेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 40 हैं। और यही स्थिति केएफसी और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज की है। इसलिए इन कंपनियों को यह समझना होगा, अगर भारत के 140 करोड़ लोगों ने इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सेवाएं खरीदनी बंद कर दी तो इनका क्या हाल हो जाएगा। इसे आप चाहें तो इजराइल के एक उदाहरण से समझिए। अमेरिका का एक मशहूर आइसक्रीम ब्रांड है जिसका नाम है बेन एंड जेरीज। पिछले साल इस कंपनी ने फैसला किया कि वो वर्ष 2023 की शुरुआत से फिलिस्तीन के उन इलाकों में अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगी जहां अब इजराइल के लोग रहते हैं। इस कंपनी का कहना था कि इजराइल ने इन इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसके बाद इजराइल की सरकार और वहां के लोगों ने, इजराइल तो क्या पूरी दुनिया में, इस आइसक्रीम का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया। और संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने अमेरिका के उन 35 राज्यों के गवर्नर्स को एक 35 पन्नों का लेटर लिखा जहां इजराइल के बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। यानी इजराइल और वहां के लोग उनके देश का विरोध करने वाली एक कंपनी के खिलाफ पूरी दुनिया में जहां पर भी थे एकजुट होकर खड़े हो गए और इस कंपनी को उन्होंने उसकी नानी याद दिला दी। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर भारत के लोग ह्यूंडे, किया और केएफसी जैसी कंपनियों के खिलाफ एकजुट हो गए तो क्या ये कंपनियां किसी और देश से भारत के आंतरिक मामलों पर इस तरह के ट्वीट्स कर पाएंगी? हमें लगता है कि आज इस मामले में भारत ने जिस तरह से रुख दिखाया है वो एक नए अध्याय की शुरुआत है। और आज हम अपनी तरफ से ये सुझाव भी देना चाहेंगे कि इन घटनाओं के बाद हो सकता है भविष्य में भारत सरकार विदेशी कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे,
उसे करना चाहिए जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आए व्यापार करने के लिए, तो भारत सरकार को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए जिसमें वो सुनिश्चित करे कि तमाम कंपनियां भारत में व्यापार करने के साथ भारत के जो विदेश नीति है उसका भी सम्मान करेंगी और भारत कश्मीर जैसे जो भारत के अभिन्न हिस्सा हैं उनको मानेंगी और भारत की नीतियों का पूरा सम्मान करेंगी। तो जब बड़ी बड़ी जो ये कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इन्हें असल में सरकारी नीतियों से दूर रहना चाहिए। इन्हें जो डिप्लोमेटिक मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने शायद इन कंपनियों पर दबाव डाला होगा कि अगर इन्हें पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो इन्हें पाकिस्तान की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा और मजबूरी में शायद इन्होंने ये किया होगा। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, जैसा हमने आपको बताया। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको सीधे यूक्रेन लेकर चलेंगे और यूक्रेन से अपनी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर इस समय युद्ध की तैयारी चल रही है और हवाई हमलों से बचने के लिए अब यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर्स को तैयार किया जा रहा है। उन्हीं बॉम्ब शेल्टर्स में आपको लेकर चलेंगे इस ब्रेक के बाद। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now.
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available. अब आपको इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं सीधे यूक्रेन। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। आपको याद होगा कल वो मॉस्को गए थे। उन्होंने एक दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मैक्रों ने पुतिन के साथ किसी डिप्लोमेटिक फॉर्मूले पर चर्चा की जिससे युद्ध को टाला जा सकता है। और आज वो यूक्रेन में थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और मैक्रों जैसे जो नेता हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस युद्ध को किसी तरह से टाल दिया जाए। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि युद्ध किसी तरीके से हो ही जाए। और रशिया जैसे जो देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि अगर नेटो देश पीछे नहीं हटे और अमेरिका पीछे नहीं हटा तो फिर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटेंगे, वो युद्ध शुरू कर देंगे। अब हम आपको यूक्रेन से अपनी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां इस समय युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और हवाई हमलों से बचने के लिए अब यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर्स अब को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ बॉम्ब शेल्टर्स में लेकर चल रहे हैं। यूक्रेन की सेना रशिया के संभावित हमले का सामना करने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन उसके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। किसी भी देश पर हमला केवल जमीन के रास्ते नहीं होता, बल्कि हमले की शुरुआत लड़ाकू विमानों से बम गिराकर भी हो सकती है। Colorful dots that you see, these are bomb shelters. और इसी संभावित हमले से बचने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बंकर तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें बॉम्ब शेल्टर्स कहा जाता है। रशिया की मिसाइल्स अभी यूक्रेन पर नहीं गिरी हैं, लेकिन बेलारूस में युद्धाभ्यास के दौरान दागी गई इन मिसाइल्स की आवाज यूक्रेन के लोगों के कानों में गूंज रही है। रशिया के लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के आसमान के बहुत नजदीक मंडरा रहे हैं। और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी हो चुकी है, जिसका केंद्र बिंदु है यूक्रेन। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में 975 किलोमीटर लंबी सीमा बेलारूस से लगती है और वहां भी रशिया की सेना पहुंच गई है। यूक्रेन की लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सीमा मोल्डोवा से जुड़ती है और वहां भी रशिया की सेना तैनात है। और समुद्र के रास्ते यूक्रेन को घेरने के लिए रशिया ने ब्लैक सी में भी अपनी फौज उतार दी है। रशिया की तैयारी देखकर अमेरिका कह रहा है कि उसने यूक्रेन पर हमले की 70% सैन्य तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री भी मानते हैं कि राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रशिया के पर्याप्त सैनिक बेलारूस में मौजूद हैं। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 550 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की ही है, जहां रशिया ने अपने Su-35 फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जो आसानी से कुछ ही मिनटों में कीव पर हमला कर सकते हैं। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि अगर रशिया ने कीव पर मिसाइल या हवाई हमला किया और परमाणु या रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया तो वहां के लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। We are in downtown Kiev, and this is a city of bomb shelters. A lot of these are Soviet-era relics from the time when Soviet and American nuclear weapons were trained at each other. A lot of these bomb shelters were built. Many of them have been upgraded. In fact, only last month, the Kiev City Council issued an interactive map that shows how many shelters there are, and it guides the citizens of Kiev to the nearest bomb shelter in the event of an invasion. Let me show it to you on the map. This is what it looks like. This is the city of Kiev, and all these colorful dots that you see, these are bomb shelters with varying degrees of preparedness and various levels of facilities that they offer. Let's zoom in. More than 500 of them spread across the city. This is how well the city of Kiev is prepared. अब हम आपको इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर लेकर चलेंगे
और आपको दिखाएंगे कि परमाणु या रासायनिक हथियारों के हमले से बचने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है। We're inside one such Soviet-era bomb shelter, and as you can see, there are a lot of posters on the walls. These are all from the 80s. This one shows what needs to be done in the event of a nuclear attack. You see clear diagrams. This is written in Russian, but it gives a detailed description of what are the steps to be followed in the event of a nuclear attack, and there are lots of such informative posters on the walls here, and this is a well-equipped facility. Let me take you inside. In the event of an attack, as you can see, there are these pipes, and this is equipped with the oxygen supply, and this is one such supply chamber. If we go in, you see the pipes. This is well built, and they switch on these knobs here for oxygen to be supplied for the people who are inside this shelter in the event of a nuclear attack. अब आपको इस बॉम्ब शेल्टर का एक और हिस्सा दिखाते हैं। This is another part of this bomb shelter, and here you see some furniture. These are beds, narrow, but we're talking about an emergency situation, and this is all old stuff. Like I said, Soviet-era bomb shelters. And this here is where they have their water supply. You can see huge tanks, and there are many more of this type, and they say that they have enough water to last them for days at a stretch in case people have to be housed in these shelters. The full capacity of bomb shelters and safety locations across Kiev, we are told, is 2.8 million for 2.8 million people, and that's roughly the population of Kiev. ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ हमें एक और चेंबर दिखा। परमाणु या रासायनिक हमला होने पर सबसे अधिक जरूरत इसी हिस्से की पड़ती है। In the event of a chemical or a nuclear attack, they have a special stockpile of gear here, and they gave us access to one such box. Let me show you what it has. Here you go. It has these special masks. I've got one of them out, and this has gas supply, I believe. I'll try and wear it and show you how this works. This is how it's going to look. I'm not going to keep it on for very long because it's very uncomfortable. But I'll just show you how it works. So I wear this mask, and then I have this device which is supposed to help me figure out how much radiation there is. So one person from this bomb shelter goes up wearing this mask, and you go up and you switch this thing on, and this is going to detect the radiation or chemical levels in the atmosphere to determine how safe it is for others to step out. ये बॉम्ब शेल्टर्स यूक्रेन और रशिया के संबंधों के इतिहास से जुड़े हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके इस्तेमाल की जरूरत भी पड़ सकती है। This shelter, we're told, was built in the 1950s, and you see a lot of those old documents here. This is all in Russian or Ukrainian, and it's hard to tell what it says, but we're told that this is all the details that they have, all of these files that you see. Then you have a first aid box. I'm not sure I can open it. It has some very basic medicines, clearly not enough for 150 people, as the caretakers of the shelter say that this place can accommodate. This is old. You have a radio here. It was built in the 1950s, and I want to show you something very interesting that I just came across. Very old phones. The line is dead. This one's not working either, but interesting, relics of the past. And some numbers, I believe these are emergency numbers. So they have everything in place in case of an emergency. I'm not sure what the food supplies are going to look like. You have some basic furniture, mostly chairs, some beds, a few washrooms on that side of the building. Very basic setup, but
We're talking about emergencies, of course, and not 5-star accommodation. यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। तो आपने देखा कि यूक्रेन में अब कैसे इस समय युद्ध की तैयारी चल रही है और आने वाले दिनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब आखिर में जल्दी से आपको प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन में कांग्रेस पर दूसरा बड़ा हमला दिखाते हैं, जो आज उन्होंने राज्यसभा में किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। In the latest Indian university rankings announced by QS, the world's leading university. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.
available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. A tour of New Zealand only on Amazon Prime Video. कुछ खिलाड़ी सिर्फ बड़े पत्ते नहीं, बड़े सपने सजाते हैं। हर बाजी के साथ अपनों के दिल जीताते हैं। बस इरादों के दम पर वो अपनी लाइफ के हीरो बन जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हाजिर है फर्स्ट गेम्स पर रमी। खेलो बड़े गेम्स और बनो अपनी लाइफ के हीरो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। पता है, लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.
available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1897 में हुआ था। 23 वर्ष की उम्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले दल के सदस्य बने थे और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में अलीगढ़ में हुई थी। दिल्ली के जामिया नगर में वर्ष 1935 में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई और डॉक्टर जाकिर हुसैन 22 वर्षों तक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और वर्ष 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1941 में आज ही के दिन मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। जगजीत सिंह ने अपने 50 साल के करियर में 80 से भी ज्यादा एल्बम्स रिलीज किए और 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बात 80 के दशक की है। तब जगजीत सिंह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सवार थे। फ्लाइट कराची से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट में यात्रा के दौरान जैसे ही यात्रियों और क्रू मेंबर्स को यह पता चला कि उनके बीच जगजीत सिंह बैठे हुए हैं तो उनसे गाने की फरमाइश की गई। जगजीत सिंह मना नहीं कर सके और उन्होंने पैसेंजर्स की मांग पर फ्लाइट में ही गजलें सुनानी शुरू कर दी और ऐसा समा बांधा कि विमान के पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क करके ये कहा कि वो आधे घंटे की देरी से लैंड करेंगे। मई 2007 में जगजीत सिंह ने संसद के सेंट्रल हॉल में भी बहादुर शाह जफर की एक बहुत मशहूर गजल गाई थी जिसके बोल थे, लगता नहीं है दिल मेरा। वर्ष 2016 में आज ही के दिन मशहूर शायर निदा फाजली का निधन हुआ था। अपनी 78 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने कई यादगार गीत लिखे। साहित्य में योगदान के लिए निदा फाजली को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनकी एक बहुत मशहूर गजल के कुछ बोल हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। फ्रांस के मशहूर उपन्यासकार जूल्स वॉन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1828 में हुआ था। जूल्स वॉन को फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। लेखक बनने से पहले उन्होंने स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया था और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मिस्टीरियस आइलैंड और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज उनके कुछ लोकप्रिय उपन्यास हैं। उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में किया गया। और वर्ष 1834 में आज ही के दिन रशिया के वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीव का जन्म हुआ था। उन्हें पृथ्वी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए याद किया जाता है।
पीरियोडिक टेबल को रसायन विज्ञान की आधारशिला माना जाता है और इसके अलावा उन्होंने रशिया में पहली तेल रिफाइनरी की खोज करने में भी मदद की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मशहूर शायर निदा फाजली ने एक बार लिखा था, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान। यहां पर सूफी का कौल का मतलब है सूफी का वचन। तो उन्होंने लिखा, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। नमस्कार। त्योहारों में मिठास तभी खुलती है जब घरों में बनते हैं राजधानी बेस। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app available on